मे बी पॉसिबल आज मेरी तरफ से थियोरेटिकल पार्ट का रिवाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आप अपने डाउट भेजना चालू कर दीजिएगा आज से ही, और थोड़ा दिन में भेजिएगा। नमन का नहीं है, ठीक है, एकदम लेट नाइट मूवमेंट पे नहीं। आप अपना करना चालू करिए, ठीक है। अच्छा, मैंने नाम नमन कन्हैया का लिया, नहीं यही दो, आप सभी भेजिएगा डाउट। चलिए, मैं कल इंटरनल रेजिस्टेंस को टारगेट कर रहा था ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को रिवाइज कराया था, उसकी बातें जो जंग लग गई थी उन्हें छुड़ाई थी। एक उसका ग्राफ और देखिए बेटा, क्योंकि वो बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सबको पता है जब डिस्चार्जिंग एक्शन हो तो V इक्वल टू E माइनस आई आर, ये उसकी इक्वेशन होती है। अब बताओ इसमें ये और ये कांस्टेंट होता है कि नहीं होता? ये और ये कांस्टेंट होता है। अच्छा, ईएमएफ फॉरएवर कांस्टेंट होता है, और आर फॉर द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल पर्पस, जितनी देर के लिए हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो कांस्टेंट मान सकते हैं। लेकिन ये फॉरएवर कांस्टेंट नहीं होता। आज से 2 साल बाद देखोगे तो स्मॉल आर बढ़ गया होगा, 2 साल बाद छोड़ो 2 महीने बाद बढ़ गया होगा, ठीक है। तो फॉर अ शॉर्ट एक्टिविटी हम इसे कांस्टेंट मानेंगे, फॉर शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, ठीक है। ये ध्यान रखना, फॉर शॉर्ट टर्म एक्टिविटी, क्योंकि ये इतनी जल्दी भी नहीं फ्लक्चुएट होता, इतनी जल्दी सेल थोड़ी नहीं खराब होते, ठीक है। चलो, तो ये और ये तो परमानेंट कांस्टेंट है, और फॉर शॉर्ट टर्म ये कांस्टेंट है। तो पता ना, अब यदि मुझसे कोई कहे कि ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पढ़ा चुका हूं, दोबारा देखिए। यदि मुझसे कोई कहे कि V और I में ग्राफ खींचिए, V और I में, इस V और इस I में, दिस V इज टर्मिनल वोल्टेज, बैटरी से निकलने वाला वोल्टेज, ठीक है, और दिस इज बैटरी से निकलने वाली करंट, बैटरी से निकलने वाला वोल्टेज, बैटरी से निकलने वाली करंट, इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचना है। दिस इज नॉट ओम्स लॉ कि आप इसे एक्सपेक्ट करो कि ऐसा आएगा, ठीक है, ओम्स लॉ कि इसे करो। अच्छा, ये और इसके बीच में ग्राफ बनाने के लिए ना चीजों में वेरिएशंस भी जरूरी होता है। जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तब इसमें करंट ड्रॉ होने लगेगी, करंट मूव करने लगेगी। यदि इसका नाम A और इसका नाम B है, टर्मिनलों का नाम A और B है, तो टर्मिनल A और B के रेजिस्टेंस के भी टर्मिनल A और B है, तो इसलिए टर्मिनल वोल्टेज और रेजिस्टेंस पे होने वाले वोल्टेज हमेशा बराबर रहेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन होगी, जो भी आएगा वो रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस पर कितना वोल्टेज आ रहा है, रेजिस्टेंस पर IR, और इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, E माइनस IR। ये दोनों बराबर रहते हैं हमेशा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, ठीक। चलो, फिलहाल यदि मुझे केवल मैं इस इक्वेशन को टारगेट करूं, V इक्वल टू E माइनस IR, V इक्वल टू E माइनस IR, मुझे इसमें ग्राफ खींचना है। तो बेटा इस करंट सिनारियो में यदि मैं यहाँ एक एमीटर लगा लूं करंट रीड करने के लिए, और एक वोल्ट मीटर लगा दूं यहाँ पे लगा लो, या तो वोल्ट मीटर टर्मिनल वोल्टेज आ जाएंगे, या फिर यहां लगा लो, एक ही बात है बेटा, एक ही बात है यहाँ। तो बताइए, ये वोल्ट मीटर मैंने इसे रीड करने के लिए लगाया है, और ये इसे रीड करने के लिए लगाया है। और अब तो आप ये भी जान चुके हो वोल्ट मीटर की कंस्ट्रक्शन, गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन, एमीटर की। वोल्ट मीटर जितना हाई रेजिस्टेंस का होगा उतना एक्यूरेसी के करीब होता है। वो याद है कि नहीं, 3rd यूनिट में पढ़ा था हमने, मैग्नेटिक में जब कन्वर्जन पढ़ा था, वोल्ट मीटर जितना हाई रेजिस्टेंस का होना उतनी अच्छी रीडिंग देता है, ठीक। तो मैंने ये वोल्ट मीटर इसे रीड करने के लिए और ये इसे रीड करने के लिए, सपोज करो इसकी वैल्यू 2 आ रही है और इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो 2 1 यहाँ पे आपने पॉइंट लगा लिया। तो लेकिन एक पॉइंट से ग्राफ थोड़ी नहीं खींच जाएगा, बताओ। आपको ग्राफ खींचने, आपको क्या पता ग्राफ स्ट्रेट जाएगा, आपको क्या पता ग्राफ यूं जा रहा हो, हमें क्या पता, ये तो एक ही पॉइंट है ना। तो ग्राफ खींचने के लिए कई सारे पॉइंट चाहिए होते हैं यार, कई सारे ग्राफ खींचने के लिए। तो उसके लिए अब कई सारे पॉइंट चाहिए, तो कई सारी वैल्यू चाहिए ना V की। अब V और I की नेक्स्ट वैल्यू कैसे पता चलेगी, V और I की नेक्स्ट वैल्यू कैसे जनरेट करें? तो इसीलिए हम यहाँ पे R को वेरी करेंगे। समझ के मैं क्या कह रहा हूं, बताइए। R की वैल्यू वेरी करेंगे बार बार, तो V और I नई घोड़ी नई चाल। फिर इसे चेंज कर दोगे, नया वोल्टेज नई करंट, इसे चेंज कर दोगे, नया करंट नया वोल्टेज। तो इसीलिए ये ग्राफ ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ये आप सोचो कि, क्योंकि यदि मैं ओम्स लॉ पढ़ा रहा होता तो V और I के बीच में ग्राफ ऐसे खींचते हैं, तो जल्दबाजी में आप ऐसे खींच भी देते। इस ग्राफ को जब खींचते हैं तो एक शर्त होती है कि R कांस्टेंट होना चाहिए। जब कल ओम्स लॉ रिवाइज कराया था और पहले भी पढ़ाया है, तो ये ग्राफ तो तब खींचता है ना जब R आपका कांस्टेंट हो। यहां तो आप R को बदल रहे हो ताकि ये नई वैल्यूज आ सके। तो देखिए कैसा ग्राफ आएगा। थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाओगे
थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाओगे तो आप पाओगे ये कांस्टेंट, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है या नहीं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? y देखो इसको ऐसे लिख दो, y बराबर माइनस आर आई प्लस ई। अब इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकते हो आप, y बराबर एम एक्स प्लस सी, क्योंकि जब आपको ग्राफ v और i के बीच में ही खींचना है तो v इज प्लेइंग द रोल ऑफ y एंड i इज प्लेइंग द रोल ऑफ x। तो बताइए m आ रहा है नेगेटिव माइनस आर, यानी इसका स्लोप माइनस आर, और जो y इंटरसेप्ट है वो e। तो ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन और ऐसे खींचेगा। और यदि अब भी नहीं खींच पाए तो एक और तरीके से जैसे आप 10th में ग्राफ खींचते थे वैल्यूज निकाल के, जैसे आपका इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 15, आपको इसका ग्राफ खींचना है। आप पहले एक बार कंफर्म हो गया ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, जब स्ट्रेट लाइन कंफर्म हो जाते हैं ना तो 2 पॉइंट ही फिर काफी होते हैं ग्राफ खींचने के लिए। तो एक बार x की वैल्यू 0 रख दो तो y इजी आ जाएगा, दो x की वैल्यू 0 रख दो तो y की वैल्यू इधर आ जाएगा। ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक। तो y आ जाएगा 7.5, और एक बार मतलब 15/2 7.5, और एक बार y 0 रख दो, एक बार y 0 रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ऐसे करके थोड़ा सा स्पीड से निकले जाते। तो ऐसे एक बार x 0 रखो, एक बार y 0 रखो, तो दैट इज एक बार यदि मैं i को 0 रखता हूं तो बताइए v कितना आ रहा है? i को 0 रखूंगा तो v की वैल्यू e आ रही है। तो एक कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया? 0e ये एक कोऑर्डिनेट आपको 0, e मिल गया। और एक बार इसको 0 रख दो, v इक्वल टू 0। बताओ v की वैल्यू 0 रखोगे तो i कितना आएगा? e अपॉन r। तो एक कोऑर्डिनेट e अपॉन r कॉमा 0 मिल गया, वो समवेयर यहां मिलेगा, e अपॉन r कॉमा 0। अब खींच दो ग्राफ। तो याद रखना टर्मिनल वोल्टेज का बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये विद रिस्पेक्ट टू करंट, ये ऐसे आएगा। और इन कोऑर्डिनेटों को रख लीजिए कि ये जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0, e, यानी यदि कोई ग्राफ किसी बैटरी का ऐसे दे रखा हो टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच में, ये 6 और ये 18 दे रखा हो, मान लो, इमेजिन करो ये, तो ये 6 क्या चीज है? ये ईएमएफ है उस बैटरी का, ईएमएफ 6 वोल्ट है। और ये 18 क्या चीज है? ये 18 को कंपेयर किससे करोगे आप? ई अपॉन आर से, जिसमें से ई आपने कंपेयर करके 6 निकाल ही लिया, 6, इसको 6 लिख दोगे, 6 18 और आर इक्वल टू 1/3, यही आएगा ना? बोलो ये बात याद आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, अब इसमें ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कम इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट एक ग्राफ और है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वो ये कहता है कि V और R के बीच में ग्राफ खींचो। चलो, इस V और इस R के बीच में ग्राफ खींचो, यानी अब आपको ऐसी इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेगी जिससे कि पहले तो V और R के बीच में सिचुएशन जनरेट करते हैं। V और R, क्योंकि ये V और I के बीच में है, तो आपको पता है ना V इक्वल टू IR भी होगा। भाई इस पर यदि I करंट जा रही है तो इस पर जो वोल्टेज होगा IR होगा। मैंने बताया था ना, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज रहेंगे बराबर। तो यहां से I इक्वल टू V अपॉन R। तो I हटाओ, यहां से पहले I हटाओ, क्योंकि हमें अब I नहीं चाहिए, हमें V और R, ठीक है ना? I हटानी है, इसलिए मैंने I की इक्वेशन निकाली है। V इक्वल टू माइनस R और I की वैल्यू V अपॉन R प्लस E। अब आपको V और R के बीच में ग्राफ खींचना है, तो ऐसे को जुगाड़ करो, एक तरफ V और एक तरफ R आ जाए। तो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो V कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस R अपॉन R इक्वल टू E। तो V इक्वल टू आ रहा है E 1 प्लस R अपॉन R। आपके पास इक्वेशन ये है। अब आपको इसके और इसके बीच में ग्राफ खींचना है। अब कैसे खींचें? ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं ग्राफ, ये तो साफ दिख गया स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो फिर ऐसे ग्राफ में ना फिर आप रैंडम वैल्यूज जज कर करके थोड़ा आइडिया लेके ही खींच पाओगे। अभी आप इतनी मैथमेटिकली स्ट्रांग नहीं हो कि ये इक्वेशन इतना तो दिख गया ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है इसके और इसके बीच में। तो आप देखिए, सबसे पहले आर की देखो, जब आप ग्राफ खींचोगे तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? 0। तो देखो, जब आप आर 0 रखोगे, रख के देखो आर की वैल्यू 0 रखो, जैसे ये 0 रखोगे तो क्या लगता है? ओरली सॉल्व करके बताओ V कितना आ रहा है, बताओ। कैपिटल आर यदि 0 रख रहे हो, हाँ नमन बिल्कुल ठीक, कैपिटल आर 0 रख रहे हो, हाँ नमन ठीक बेटा, कैपिटल आर 0 रख रहे हो तो V की वैल्यू कन्या इनफाइनाइट आएगी। अच्छा, कन्या का इनफाइनाइट आ रहा है, और बोलो बेटा, और बोलो। 0 आएगा बेटा, क्योंकि जब ये 0 होगा तो ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर इनफाइनाइट प्लस 1, इनफाइनाइट से डिवाइड कर रहे हो, टर्मिनल वोल्टेज 0, एक वैल्यू तो ये आ गई आपकी।
दूसरा, ये तो R0 है, फिर आप ऐसे ऐसे R बढ़ाओगे, पता ना, फील करो, R बढ़ाओगे तो इसका मतलब R/R अब इनफाइनाइट नहीं आएगा, अब कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी और घटेगी भी। तो डिनोमिनेटर घटेगा, डिनोमिनेटर घट रहा है तो बताइए, डिनोमिनेटर घटने लग रहा है, तो डिनोमिनेटर घटने लग रहा है तो ये पूरा टर्म बढ़ने लगेगा, v की वैल्यू बढ़ने लगेगी। अब हमें नहीं पता कि ऐसे बढ़ाएं कि ऐसे बढ़ाएं कि ऐसे बढ़ाएं, यही नहीं पता, ग्राफ की शेप क्या दे अभी, v किस तरीके से बढ़ाएं। तो एक तीसरा और लास्ट पॉइंट, बताइए r की वैल्यू बढ़ाते 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 आप लास्ट कितनी कर सकते हो, इनफाइनाइट ना, सर्किट को ही खोल दोगे तो r टेंड्स टू इंफिनिटी। फील करो, यदि r की वैल्यू इंफिनिटी रख दी जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो बताइए v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू कृति गलत, यदि r की वैल्यू इनफाइनाइट रख दूं तो v की वैल्यू e आ रही है बेटा, देखो चेक करो v की वैल्यू, क्योंकि यदि r की वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा तो इतना टर्म 0 हो गया, अब 1 बचा बस, तो 1 + 0 यानी 1, तो यानी v = e आ रहा है। ओके, अब आप ग्राफ खींच दूंगा, यानी r कितना भी बढ़ जाए v की जो लास्ट वैल्यू होगी वो e माने ईएमएफ। तो यदि ईएमएफ मान लो ये है, ये ईएमएफ है, तो पहले एक लाइन खींचिए ऐसी, ठीक है, जो ईएमएफ की सीध में, तो ग्राफ हमें समझ में आ गया, यहां से स्टार्ट होगा और ऐसे कर देना है, ऐसे, यानी अब देखो v पहले वाला पॉइंट मिल गया हमको, दूसरा वाला पॉइंट भी मिल गया कि r बढ़ रहा है तो v बढ़ रहा है, और तीसरा कि ये कितना भी बढ़ जाए, ये वाला जो ग्राफ है वो इस लाइन को इनफाइनाइट पे जाके छू लेगा। पता ना, यदि ये ग्राफ इसको आगे जाके छू लेगा, आगे जा, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं ना कि टच नहीं करते हम, क्योंकि ये इसको टच करेगा करेगा लेकिन इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। इमेजिन करो बहुत दूर जाके इसने इसको टच कर लिया ग्राफ को, ये इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी हो गई, e। तो ये ग्राफ याद रखना, ये शेप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जा चुका है बोर्ड में, ये भी सच है, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट मैं ये मान लेता हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस रिवाइज हो गया, बाकी आप बल्क में प्रैक्टिस करिए, जो आपका टॉपिक कमजोर है उसी को उठा के सवाल करने चालू कर दिए बेटा, वही इजी लगने लग जाता है। जो टॉपिक आपका कमजोर है ना, जैसे आपको इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा परेशान कर रहा होगा तो उसके सवाल उठाइएगा और करिएगा। यदि आपको पावर और हीट में गड़बड़ हो रही थी तो उसके सवाल उठाइए, करिए। प्रैक्टिस तब होती है, एक दो सवालों से नहीं होती। जो पॉइंट, अब आ जाओ इसी में एक लगे हाथ, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसे मैं क्या रिवाइज कर रहा हूं, सबको पता है यदि रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े हो तो ये सीरीज ग्रुपिंग, और इस तरीके से जुड़े हो तो ये पैरेलल ग्रुपिंग। लेकिन सच्चाई ये है, सवाल सीधे सीधे पूछते गए, ऐसी ग्रुपिंग दिखा देंगे हमें, देखना पड़ता है, अरे ये तो पैरेलल में थे। तो ये प्रैक्टिस करिएगा, मैंने तो काफी कोशिश कराई थी प्रैक्टिस की, और करिएगा। तो सीरीज ऐसे सवाल आ जाए तो बढ़िया ही है ना फिर तो, लेकिन ऐसे आते का है, घुमा फिरा के देते हैं अरेंजमेंट। अब जैसे आपको ये दे दिया, एक सर्किल है, मतलब एक वायर है, चलो सवाल बताइएगा, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको सर्किल की फॉर्म में शेप दे दी, तो उसके डायमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालिए, बताइए आप जल्दी ओरली। उसने कहा एक रेजिस्टेंस R, उसको सर्किल बना दिया, तो उसके डायमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, उसके डायमीटर के अक्रॉस, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालें तो कितना होगा। अवन गलत हो गया, मुझे आंसर बताओ दिव्यांश, अवन गड़बड़ हो गई नहीं हो गई, देखा लापरवाही का नतीजा। हाँ नमन, ठीक है, नमन का ठीक है, और बोलो बेटा, और टाइप करो। अरे कन्हैया मुझे आंसर दो, मुझे आंसर दो, मैंने जो वैल्यू ये आ रहा है तो डायमीटर के अक्रॉस का रेजिस्टेंस निकालो। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपको रिवाइज कर रहे हो, यानी पहले कुछ किया ही नहीं आपने जिंदगी में, आपने इससे पहले जिंदगी में यानी जो साल भर पढ़ाया वो बर्बाद की, कुछ पढ़ा ही नहीं। हाँ वैभव बिल्कुल ठीक, इसका मतलब तो ये हुआ जो आंसर नहीं दे पा रहे उन्होंने इससे पहले तो कुछ किया ही नहीं। तो इस बैच की कोई उम्मीद मत करना, फिर सीरियसली बता रहा हूं, ये रिवीजन बैच जंग छुड़ाने के लिए है, पीछे का पढ़ाने के लिए नहीं है। बताओ, सिर्फ 2 लोगों ने जवाब दिया, सिर्फ 2 लोगों ने, नमन और एक वैभव। तो चलिए बेटा, अभी भी मैं उम्मीद करूं नहीं, कृति बेटा आंसर कहां गए आपके, और मान्या प्रमोद बेटा आंसर नहीं देना चाह रहा दोस्त, दिव्यांश का ठीक है, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन दिव्यांश देखिए सवाल ये है कि एक R रेजिस्टेंस उसको सर्किल में बना दिया,
और उसके डायमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालो। अच्छा, इस शब्द का क्या मतलब है डायमीटर के अक्रॉस? कि कल को हम डायमीटर के अक्रॉस बैटरी लगाएं तो, ये मतलब होता है कि कल को हम डायमीटर के अक्रॉस बैटरी लगाएं या डायमीटर के अक्रॉस कोई सर्किट में कनेक्ट कर दें इसको एजिटेट उठा के, तो बताना यहां से जो करंट चलेगी, इमेजिन करो, तो वो ऐसे और ऐसे जाएगी ना, यहीं पे डिवाइड। अच्छा, इस पॉइंट का नाम मैंने ए दिया, इस पॉइंट का नाम बी दिया, तो इसका मतलब अपर पार्ट और लोअर पार्ट पैरेलल में है कि नहीं? अपर पार्ट और लोअर पार्ट पैरेलल में है कि नहीं? तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R/2 होगा और नीचे वाले का रेजिस्टेंस R/2 होगा, क्योंकि R रेजिस्टेंस को सर्किल में बनाया तो आधा हिस्सा ऊपर है आधा नीचे। अब R/2 पैरेलल में, अब इसका और इसका पैरेलल ग्रुपिंग निकलेगी, तो अब तो बता दो भाई कितना आएगा रेजिस्टेंस RAB? अब तो बता दो, अब तो बता दो जिन्होंने नहीं बताया, अब भी नहीं बताओगे भाई। R/2 पैरेलल, यानी अब भी नहीं कर पा रहे, नहीं 1/R पता नहीं कर दिया, अब ठीक है, R/4 आएगा, ठीक है, हाँ R/4। तो बेटा प्रैक्टिस करिए। चलिए तो एक और करके बताइए, एक और करके बताइए। अच्छा पहले मैं इसको बता दूं, ये सीरीज है तो यहाँ फॉर्मूला इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 वही कैपेसिटर का उल्टा लगता है, ठीक है, और यहाँ Rp इक्वल टू 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे ही। सीरीज में जिस तरीके का फॉर्मूला है साफ दिख रहा है, इसमें कोई भी अकेला रेजिस्टेंस उठा लेना उससे बड़ा ही आएगा, यानी सीरीज में ना रेजिस्टेंस बड़े वाले से भी बड़ा आता है, बढ़ जाता है, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आएगा ना, ये इसमें जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आंसर जनरेट होता है। ये ग्रुपिंग की जाती है बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, और ये ग्रुपिंग की जाती है रेजिस्टेंस को गिराने के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें हमेशा रेजिस्टेंस स्मॉलेस्ट जो रेजिस्टेंस होगा इसमें सबसे छोटा, उससे भी छोटा आंसर जनरेट करता है पैरेलल, और इसमें जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा जनरेट करता है। और यदि कई सारे इक्वल हो तो NR लिख देंगे, यदि एक जैसे हो तो, और इसमें एक जैसे हो तो फिर RP का आंसर R/N आएगा, यदि आइडेंटिकल हो तो, वरना ऊपर वाला लगाना, वरना ये ऊपर वाला लगाना। तो इसमें डायरेक्ट ट्रिक NR कर देना, R को N से डिवाइड कर देना इसमें। अच्छा, यदि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तब हम ये वाला इफेक्टिव लगता है मुझे, तो दो रेजिस्टेंस, सिर्फ दो के लिए ये कहानी, तो दो की कहानी है, फटाफट ये लगाइएगा दो में, इससे फटाफट हो जाता है। 3 के लिए 4 के लिए इसी को यूज करना, फिर कोई ट्रिक मत यूज करना, ठीक। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉन्सेप्ट एक जैसा है कैपेसिटर और पैरेलल का। देखिए यदि ये बताओ, यदि ये दो रेजिस्टेंस है तो ये दोनों सीरीज में है, यदि ये दोनों कैपेसिटर है तो भी ये सीरीज में ही है, तो फिर फॉर्मूले पलट के क्यों आते हैं? 1/Cp का फॉर्मूला 1/C1 CS1 इन सीरीज, फिर सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे और सीरीज में कैपेसिटर का फॉर्मूला ऐसा क्यों? ठीक है, यदि ये दो ये चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटर हो, है पैरेलल में, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे और पैरेलल में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ऐसा क्यों? पलट क्यों जाते हैं? ये पलट क्यों जाते हैं? मतलब इस तरीके का फॉर्मूले का स्ट्रक्चर, वो रीजन है। देखो बेटा सिंपल है, जब हम V इक्वल टू IR पढ़ते हैं तो इक्वेशन को देखो कैसी है, और जब Q इक्वल टू CV पढ़ते हैं तो यानी V इक्वल टू, यही तो फॉर्मूला होता है। अब आप यहां देखो, जब V LHS में V रख के देखोगे तो यहां R I के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है और यहां C Q के साथ डिवीजन में आ रहा है, तो वहां ना ओरिजिनल इक्वेशन ही पहले से पलटी हुई है, ओरिजिनल इक्वेशन पहले से पलटी हुई है, इसीलिए फॉर्मूले पलट के आते हैं। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? आप V सिमेट्रिक बनाओ, ठीक है, इधर R लिख देता हूं, इधर I, तो यहाँ I के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है और यहाँ C अपॉन में आ रहा है, इसलिए वहां पे हालात और इक्वेशन एकदम से पलट जाते हैं। तो चलिए, तो सीरीज और पैरेलल की कहानी ये हो गई, ठीक। अब आ जाओ, और क्या हो सकता है सीरीज पैरेलल का, कुछ याद आ रहा है? चलिए कोई नहीं, यही है सीरीज और पैरेलल की कहानी। सीरीज में यहां से लेके यहां तक करंट सेम होगी, जब तक वो सीरीज ग्रुपिंग है करंट सेम होगी, और जब तक वो पैरेलल ग्रुपिंग है उन सारे रेजिस्टेंसों पर वोल्टेज सेम होगा। कोई ट्रिक लगा लिया करना, यदि रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है पैरेलल में, सवाल जल्दी, जैसे 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, और तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं रेजिस्टेंस,
तब पता है चालाकी क्या चलना, इसमें I1 I2 I3 मत मानिएगा, I1 I2 I3 जरूरत नहीं है। फिर जब तीनों एक जैसे हैं तो करंट तो फिर आई ही एच जाएगी ना, और ओवरऑल करंट को 3I मान लेना। इससे थोड़ा सा, लेकिन ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी ये चीजें। तो अभी चलो एक और ग्रुपिंग का मुझे जज करके बताइए क्या आएगा आंसर। यदि मैं आपको चलिए एक सवाल देता हूं, करके बताइएगा। वैल्यू थोड़ी ऊटपटांग हो सकती है क्योंकि मैं खुद अपने आप अभी दिमाग से बना रहा हूं। ये कुछ रेजिस्टेंसों का अरेंजमेंट है ना, ए बी सी डी, ये पॉइंट्स है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, और सारे रेजिस्टेंस आर 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 मान लीजिएगा, या 4 ओम मान लेना है, 4 ओम, सारे 4 ओम के है ना। चलिए अब मेरा सवाल यह है, आर ए बी निकाल के बताओ फटाफट। चलो आर ए बी, देखता हूं आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। आर ए बी, आर ए बी, कोई नहीं। चलो एक सवाल ये रहा, एक और ऐड कर देता हूं। तो चलो आर ए बी नहीं निकाल पा रहे तो आर ए सी निकालो। चलो चलिए मैं बता ही देता हूं, मेहनत बेकार है, क्योंकि जब आप आर ए बी नहीं निकाल पा रहे, देखिए जैसे आपसे पूछा आर ए बी निकालो, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे सर्किट को ए और बी के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा कहीं पर। मान लो बैटरी कनेक्ट की जाएगी ए और बी पे, तो पहले बताइए यहाँ बैटरी कनेक्ट, इमेजिनरी कनेक्ट कर दूं। कितना समझ में आया? जब आपको आर ए बी निकालना है तब, जब आपको आर ए बी निकालना है तो आप ए और बी के बीच में एक बैटरी इमेजिन करिए। नहीं है फिर भी इमेजिन कर लीजिए। क्या ये बात समझ में आ गई बैटरी इमेजिन करने का? जब आप बैटरी इमेजिन कर लोगे तो बेटा केवल करंट यूं जाएगी, आगे तो सर्किट टूटा नहीं, नहीं यूं जाएगी और यूं जाएगी, इधर और इधर तो जाएगी नहीं। करंट सिर्फ यूं जाएगी, मैं इशारा दिखा रहा हूं पर ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन यानी सी और डी से तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये हंडा साउंड की घटा बेकार हो गई। तो अब बताइए ये 4 ओम, इसे मैं थोड़ी देर मिटा दूं, फिर सर्किट ये है, ये 4 4 4, ये 4 ये 4, तो बताइए ये 4 4 4 4 ये किसमें हो गए? सीरीज में। हमेशा पीछे से स्टार्ट करो, क्योंकि इतना तो हम कंफर्म है कि ये जो करंट चलेगी वो बैक टू बैक ऐसे ही चलेगी। ये सीरीज में आपको लगता है नहीं ऐसे जाएगी, आपको लगता है बाई चांस वैसे, तो भी तो या तो करंट ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, ऐसे कभी नहीं चलती करंट कि दोनों तरफ से चले करंट। अच्छा अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो चलो, तो ये 4 4 4 12, फिर इन तीनों को हटा के 12 ओम का लगाऊं, फिर 12 और 4 पैरेलल में हो गए, तो 12 इंटू 4 और 12 प्लस 4, ये 3 ओम हो जाएगा। तो तुम तीनों दोनों हटो, 3 ओम। ओ सॉरी नमन बेटा, ठीक था, नमन का आंसर ठीक था, सॉरी। हाँ तो ये कितना हो गया? 4 और 3 7 और 4 11, 11 ओम। अरे नमन सॉरी बोलते दिया, क्या चाह रहा है नहीं। चलिए अब अगला करिए, इसी में जो दूसरा पूछा था ये था रजिस्ट, ये चलिए आप अगला करके बताइएगा। आप अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करोगे ना तो सवाल हो जाएंगे। सी डी बताना, ये 4 4 4 सब 4 4 के। मैंने आर ए सी और पूछा था, चलो करके बताइए आर ए सी कितना आएगा। आंसर टाइप करिए। बिल्कुल ठीक जवाब कई बच्चों का, कृति बिल्कुल ठीक, 11 ओम ही आएगा। क्योंकि अब आप इमेजिन करो कि मैं एसी पर बैटरी लगाऊं इमेजिनरी, तो जब करंट जाएगी यूं 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 यूं, इधर तो जा ही नहीं सकती ना, क्योंकि इनकनेक्टेड है ना। तो इन्हें हटा दीजिए, अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा और एक और चीज जो बेसिक और फंडामेंटल में आता है, मैं एक सिंपल सवाल देता हूं, फंडामेंटल में आता है वो ये, जैसे ये 3 रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम 10 वोल्ट सॉरी, ये 5 ओम 3 ओम और 2 ओम, उसकी वैल्यू इजीली बताओ सर्किट में करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी, है ना। अब बताइए इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है बैटरी के अक्रॉस? तो बैटरी इस टर्मिनल और इस टर्मिनल से जुड़ी हुई है, तो यानी यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस पूछ रहा है वो, तो 5 और 3 8 हो तो 10 सीरीज में। मुझे बताइए, अब आपको जवाब देना है, यहां पर एक की लग रही है, केवल की है 0 रेजिस्टेंस की, तो ये की के ओपन है। बताइए आर ए बी कितना होगा, जल्दी बताओ। अब बताओ क्वेश्चन मेरा, आर ए बी कितना होगा?
कि यदि ये ओपन है तो आर ए बी क्या होगा? जी हाँ, यदि की ओपन है तो करंट सिर्फ और सिर्फ ऐसे चलेगी, देखो ऐसे। यहां करंट ऊपर डिवाइड हो नहीं सकती क्योंकि ऊपर तो ओपन है। तो अब करंट जिस तरीके से जा रही है तो ये तीनों सीरीज में हुए, तो ये आर ए बी 5 और 3 8 तो 10 होगी। ये समझ में आ गया? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, यदि मैं की को क्लोज कर दूं तो अब आर ए बी क्या होगा? यदि मैं की को क्लोज कर दूं, अब क्लोज कर दिया, ये लो बताइए अब आर ए बी कितना होगा? अमन बिल्कुल ठीक, प्रदीप बिल्कुल ठीक, यानी ये कॉन्सेप्ट पता है, ये तो पता है। हाँ तो आंसर बताओ नमन, आर ए बी बताओ, पहले आंसर बताओ, पहले आंसर। हाँ नमन बिल्कुल ठीक। बाकी ये 3 लोगों के अलावा और कोई नहीं? यानी इसका मतलब देखो छोटी छोटी बातें नहीं पता आपको। देखिए जैसे ही मैं किसी टर्मिनल के, हाँ कन्हैया ठीक, जब मैं किसी भी टर्मिनल के, चाहे वो मतलब कंपोनेंट के, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, उसके दोनों टर्मिनल जीरो रेजिस्टेंस से आपस में ही कनेक्ट कर दो तो वो खत्म हो जाता है, उसको शॉर्टिंग बोलते हैं, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि पता है क्या होगा, करंट जब यूं चलेगी, इधर देखो करंट, तो जब करंट यूं चलती है तो करंट, अच्छा आपको लगता है दोनों पैरेलल में, लगता क्या है भी पैरेलल में है भी, तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को प्रीफर करती है। करंट जनरली, अच्छा यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होता है, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो ये करंट ना ज्यादा वाले रेजिस्टेंस में कम जाती है, कम वाले में ज्यादा। अब ऊपर वाले का तो रेजिस्टेंस जीरो है ना, तो सारी करंट ऊपर से चली जाएगी, इसमें जाएगी ही नहीं। अब बताइए करंट यूं गई यूं गई यूं गई, ऊपर से यूं चली गई, तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का तो कोई यूज ही नहीं होगा। तो सिर्फ ये और ये एक्शन में, तो टोटल हो गया 7 ओम। और फिर भी यदि आप पैरेलल का फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो तो बताना इन दोनों के पैरेलल इफेक्ट, तो एक 3 ओम और एक 0 ओम, बताओ 3 और 0 का पैरेलल ग्रुपिंग निकालोगे तो 0 ही आएगा। 3 और 0 का पैरेलल ग्रुपिंग निकालोगे तो वो 0 ही आएगा। लेकिन फिर भी डायरेक्ट याद करिए, शॉर्टिंग होती है वो खत्म हो जाता है। चलिए कोई सा भी आपको शॉर्ट कर दिया जाए ये। अब इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं, मान लो ये 3 ओम, कभी कभी क्या करते हैं इनमें से किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, मान लो उसने कहा कि ये अर्थिंग है, अर्थिंग का मतलब ये टर्मिनल 0 वोल्ट है, ये टर्मिनल 0 वोल्ट है। तो करंट ध्यान रखना, बैटरी से जितनी निकलती है नेगेटिव पे उतनी वापस आती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 1 एम्पियर करंट जाएगी, 1 एम्पियर वापस आएगी, ठीक है। अब आपसे कोई मैं पूछता हूं, बताइए ये ना पॉइंट, इसको बी दे देता हूं नाम, बी, इसका सी, इसका नाम डी। आपसे ये कोई पूछे बताइए पॉइंट बी का पोटेंशियल बताइए, पॉइंट बी का पोटेंशियल बताइए, बताइए पॉइंट बी का पोटेंशियल। तो आप इसमें क्या करोगे बेटा, नहीं पॉइंट बी का पोटेंशियल फिर से टाइप करके नहीं है, आप पॉइंट बी का पोटेंशियल बताइए बेटा। आपसे कोई पूछे पॉइंट बी का पोटेंशियल तो बताइए। हाँ नमन ठीक, और लोग भी बताइए पॉइंट बी का पोटेंशियल। इतनी देर का क्वेश्चन नहीं था ये, कितनी देर लग रही है, तो इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है। देखो बेटा पहले आप एक ऑर्डिनरी ओम्स लॉ लगाएंगे, बताइए यहां से यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 5 वोल्ट, करंट इनटू रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR। यहां से यहां कितना आएगा, 3 वोल्ट, और ये आएगा 2 वोल्ट। ये चीज नहीं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये तो आना चाहिए। ओम्स लॉ लगाइए, इस रेजिस्टेंस पर 5 वोल्ट, इस पर 3 वोल्ट। ये अब ये जो 3 वोल्ट है वो इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट हो जा रही है, तो इसका मतलब VB माइनस VC 3 वोल्ट है। अब हम देखना P, B और C का पोटेंशियल डिफरेंस, और उसमें से हाई में से लो घटाना है। अब हाई कौन सा है इसमें, ये वाला। कैसे पहचाना, करंट के फ्लो को देख के। अब जिसमें C 0 वोल्ट है इसको 0 रख दीजिए, कैसे पहचाना 0, क्योंकि अर्थिंग से कनेक्ट है ना 0। तो इसका मतलब पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है। ओ सॉरी पॉइंट बी का पोटेंशियल ही पोटेंशियल। अब अच्छा आपसे कोई पूछे डी का पोटेंशियल बताओ, डी का, पॉइंट डी का, तो अब आप यहां पे पॉइंट डी के लिए VC माइनस VD 2 वोल्ट लिखोगे। VC माइनस VD, हायर ये है लोअर ये है, क्योंकि करंट यूं जा रही है, यूं जा रही है, तो VC माइनस VD 2 वोल्ट है, जिसमें VC का पोटेंशियल 0 है। तो अपने आप बता दीजिए VD कितने का हो गया, -2 वोल्ट का, यानी पॉइंट डी का पोटेंशियल -2 है। अच्छा पॉइंट ए का पोटेंशियल पूछे आपसे कोई, पॉइंट ए का पोटेंशियल पूछे कोई, पॉइंट ए का, तो या तो इस पे लगा लो या इस पे लगा लो। मैं डायरेक्ट देखो पहले इस पे लगाता हूं, बताओ यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है, VA माइनस VC,
VA माइनस VC 8 वोल्ट है या नहीं, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि 5 वोल्ट ये रहा, 3 ये रहा, सीरीज में जुड़ जाएगा 8 वोल्ट, जिसमें से C का वोल्टेज 0 है, तो A का पोटेंशियल कितना आ गया 8 वोल्ट। नहीं, हम ऐसे नहीं खेलेंगे, हम डायरेक्ट इंडिविजुअल खेलेंगे इस पे। तो पता ना VA माइनस VB कितना है, 5 वोल्ट। भाई VA माइनस VB तो 5 वोल्ट है, जिसमें B का पोटेंशियल आप 3 वोल्ट निकाल चुके हो, तो यहाँ 3 रख दीजिए। B का पोटेंशियल तो 3 है, 3 वहां जाके 8 हो जाएगा A का। तो इसका मतलब ये याद रखिएगा, एक ये भी बीच में है, बाकी तो प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा बेटा। चलो इसी सवाल को एक सिंपल और सवाल देता हूं, चलो 1 मिनट। मान लो ये मैंने रेजिस्टेंस ऐसे दिया, एक और है, मान लो वैल्यूज मैंने दे दी 20 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया 6 ओम, 4 ओम, और ये हो गया 10 ओम, 5 ओम, ठीक है। ये है, बहुत आसान दे रहा हूं, A B C D। चलो VC माइनस VD निकाल के बताइए मुझे, VC माइनस VD निकाल के बताइए। रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं थोड़ी देर के, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। इसको ऐसे कर लो, 8 ओम 2 ओम, अब करिए 8 ओम, क्योंकि वो वैल्यू थोड़ी उठपटांग हो जाएगी। अब करिए कोशिश, देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। बताना ओवरऑल बैटरी 20 वोल्ट की है, ऊपर यानी यहां से यहां तक 20 वोल्ट होगा, मानते हो 20 वोल्ट होगा, ये भी 20 वोल्ट होगा क्योंकि पैरेलल में है। तो इस वाली आर्म में जो करंट होगी 4 4 10, बेटा देखना 2 एम्पीयर करंट आएगी ना, ऊपर वाली आर्म में 2 एम्पीयर करंट, और 8 10 नीचे वाली में भी 2 एम्पीयर करंट। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, आपका भी यही आया होगा, यानी करंट तो आपने निकाल ली होगी, ये 2 एम्पीयर करंट इसमें, 2 एम्पीयर इसमें। अब आप बताओ, जब 2 एम्पीयर करंट 6 ओम पे जा रही है, 6 दूनी 12, इस पर 12 वोल्ट आएगा, 4 दूनी 8, 8 वोल्ट इस पे आएगा, 8 दूनी 16, 16 वोल्ट इस पर आएगा, और 3 दूनी 6 वोल्ट इस पे आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? पहले बताओ यहां तक, ये चीज मैंने डायरेक्ट कर दी क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये तो यहां तक तो आप मुझे मदद करोगे, इसे तो समझाना जरूरी नहीं है। हाँ, कन्हैया का आंसर ठीक आया है, 4 वोल्ट। अब देखिए बेटा, अब मुझे निकालना तो C और D का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पता है ऐसे में क्या करते हैं, जैसे बताना इस रेजिस्टेंस को देखो, ये जो 12 वोल्ट है, ये जो 12 वोल्ट है, इसको यदि मैं शब्दों में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, VA माइनस VC। सब लोग देखना देखना, VA माइनस VC। अच्छा ये बात ध्यान देना, क्योंकि करंट पॉजिटिव से ऐसे जा रही है, तो करंट क्योंकि ऐसे जा रही है, दिस पॉइंट इज हायर, दिस लोअर। ये कौन सा पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ए। तो A और C का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। ऐसे बताना, ये जो आपने 16 वोल्ट निकाला है, ये जो इस पर 16 वोल्ट निकाला है, ये कौन से दो टर्मिनल है, एक D और एक A, तो VA माइनस VD 16 वोल्ट है। अब आपको पता है क्या निकालना है, VC माइनस VD, तो A हटा दो, यानी उसके लिए घटा देता हूं मैं, माइनस प्लस माइनस। जब मैं ऐसे ऐसे घटाऊंगा तो माइनस VC प्लस VD इक्वल टू -4, तो VC माइनस VD इक्वल टू 4 वोल्ट आ रहा है बेटा। सब गलत है, कन्हैया ने लेकिन एंड में आंसर दिया, सारी सिचुएशन मैनेज, तो 4 वोल्ट आ रहा है। अच्छा नहीं, हम ऐसे नहीं, ऐसे भी खेल सकते हो, इधर इधर के हिस्से को पता ना, VC माइनस VB, VC माइनस VB कितना है बताओ, VC माइनस VB कितना है, देख के बताओ, देखता हूं आप देख पा रहे हो कि नहीं, ये तो मुझे पता चले, कर तो पा नहीं रहे हो, देख पा रहे हो कि नहीं, VC माइनस VB कितना है, जल्दी बोलो। 4 दूनी 8 वोल्ट, एक को दिख रहा है बाकी, और VD माइनस VB, VD माइनस VB, ये 2 दूनी 4, यहाँ 4 आएगा, सॉरी ये 4 आएगा, क्योंकि करंट 2 एम्पियर थी ना, 2 दूनी 4, 4 आएगा, सॉरी यार, तो ये 4 वोल्ट। अब इसमें से इसे घटा दो तो B हट जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो VC माइनस VD 4 वोल्ट आ रहा है, कैसे भी कर लो, ठीक है, ओके। मेरे रिवीजन का ना उद्देश्य खराब हो रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ जंग छुड़ाने के लिए आया था, यहाँ तो पूरा टॉपिक से ही पढ़ाना पड़ रहा है। चलिए, ये तो थी ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि मेरे पास इस समय लिमिटेशंस हैं तो मैं कुछ ही बातें बताऊंगा। अब आ जाइए ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो बेटा यदि इस तरीके, ये रहा, ये सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल है,
इसमें कोई भी सेल अलग पलट के भी हो सकता है, तब भी सीरीज ग्रुपिंग होगी, क्योंकि सीरीज ग्रुपिंग मैंने ये बताई है, ये दोनों सीरीज में। अब चाहे दोनों रेजिस्टेंस हो, चाहे दोनों कैपेसिटर हो, चाहे दोनों बैटरी हो। हाँ, लेकिन बैटरी में लोचा ये है कि बैटरी जब ऐसे जुड़ती है तो वो भी सीरीज है, और बैटरी जब ऐसे जुड़ती है तो भी सीरीज है तो सीरीज इस फिगर के मुताबिक, और है सीरीज। लेकिन इस केस में इफेक्टिव ईएमएफ E1 प्लस E2 और इसमें E1 माइनस E2 हो जाता है, याद है ना। ऐसी पैरेलल में भी बदतमीजी क्या होती है कि ये दोनों भी पैरेलल में है, और बैटरी यदि ऐसे हो तब भी ये पैरेलल ही पुकारी जाएंगे, लेकिन इन दोनों से जो रिजल्ट आएंगे वो अलग आएंगे। तो इसके लिए एक परमानेंट कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि पहले आप ये मान के चलो कि टर्मिनल एक जैसे जुड़े हुए, मतलब जैसे सपोज करो पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर इसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, फिर इसका तीसरे के पॉजिटिव से, एंड सो ऑन। मान लो पहले इसको एडिटिव मोड भी बोलते हैं। नहीं, डिलीटेड किसने कहा डिलीटेड है, ये एडिटिव मोड में है, ठीक है ना। एडिटिव मोड में सारी करंट, देखो ये अपनी करंट ऐसे देगा, ये भी ऐसे देगा, ये भी, तो सारी करंट ऐड हो जाएंगी। तो माना ये E1, ये E2, ये ऐसी सो ऑन, इसका रेजिस्टेंस R1 इंटरनल, R2 ये। तो क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में है तो जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वो तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जो E इक्विवेलेंट आएगा उसमें सारे इस फिगर में सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है बेटा। हाँ, यदि इसमें से कोई भी एक सेल पलट गया, मान लो ये E3 E4, बाई चांस किसी सवाल में E3 ऐसे मिले, ऐसे देखिए ऐसे, बाकी सारे तमीज से थे पर ये बदतमीजी से मिल गया, तो आपको क्या करना है, जो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसी को यूज करेंगे। जो सेल पलटा हुआ दिखे उसी पे माइनस लगा देना, ये याद आ गया। जो सेल आपको आपके रिदम में पलटा हुआ निकले उसमें माइनस लगा देना, बस इतना याद रखिएगा। फिलहाल मैं इस फिगर को ऐसे ले रहा हूं, ठीक है। यानी कि सर ने ये थ्योरी इस फिगर के लिए पढ़ाई है, और यदि फिगर में परिवर्तन हो तो यहाँ, अच्छा यहां नहीं चेंज करोगे, रेजिस्टेंस माइनस R3 नहीं करोगे, रेजिस्टेंस तो जुड़ेगा ही। रेजिस्टेंस तो बैटरी का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे भी हो, एडिटिव मोड, सब्ट्रैक्टिव मोड, रेजिस्टेंस तो जुड़ेगा, लेकिन हाँ यहाँ फॉर्मूले में जो परिवर्तन आएगा बता दिया। तो ये थे सीरीज ग्रुपिंग। अच्छा बताओ, जल्दबाजी में मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, दोबारा पूछता हूँ, लेकिन शायद आप गलती नहीं करोगे। बताना 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 2 2, ये 5 सेल है, तो बताइए ए से लेके बी तक इफेक्टिव ईएमएफ कितना आएगा, जल्दी बोलो। 2 वोल्ट के 5 सेल है, तो इफेक्टिव ईएमएफ ए से बी तक कितना आएगा, जल्दी टाइप करो। ए से बी तक, जी हाँ 10 वोल्ट आएगा, ठीक है। चलिए अब की पैड पे उंगलियां रख दो, फटाफट आंसर चाहिए। मैंने इसमें से ये यानी 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट सारे जुड़ रहे थे तो 10 वोल्ट हो गया। यदि एक सेल पलट दिया, अब बताइए कितना आएगा ए से बी तक, एक सेल पलट दिया। अमन ठीक, वैभव ठीक, नमन ठीक, फंसे नहीं इस बार। मान्या फंस गई, लेकिन क्योंकि मान्या पढ़ी नहीं थी पहले, मान्या फंस गई, लपेटे में आ गई। कन्हैया ठीक, हाँ चलिए तो बता देता हूं, क्योंकि मान्या एक बार दोबारा सोच देख, यहां से लेके जो इक्विवेलेंट था 2 2 2 2 2, अभी तो 10 आया था पहले वाले फिगर में। हाँ कृति ठीक ठीक। अब मैं एक सेल को पलटूंगा, देखना मान्य, एक को पलटूंगा, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे को नेगेटिव रखना पड़ेगा, यही तो बताया मैंने, रख दिया नेगेटिव। अब टोटल कर, 8 नहीं आएगा 6 आएगा टोटल, चेक कर, देख देख देख, क्योंकि एक माइनस हुआ तो एक अपने साथ लेकर लुढ़क गया, केवल 2 6 रह गया। आया समझ में? और ये नॉर्मल गलती है, नॉर्मल मैथमेटिक्स में हो जाती है। तो चलिए ये तो सीरीज ग्रुपिंग हो गया, सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। जनरली आपके 2 सेल 3 सेल होते हैं, ठीक है, लेकिन कैसा भी आ जाए ये। अब आते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। अच्छा, इसमें यदि सारे सेल बराबर हो तो NE लिख देना, इसे NR लिख देना। अच्छा, सेल आइडेंटिकल तब बोले जाते हैं जब ईएमएफ भी एक सा हो और इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक सा हो, तब बोले जाते हैं। अब पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि सारे पॉजिटिव एक तरफ और सारे नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड है, सारे नेगेटिव एक तरफ सारे पॉजिटिव एक तरफ, ये भी एडिटिव मोड कहलाता है, ठीक है। E1 E2 EN, ये एडिटिव मोड है। इस सिनारियो में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही लगेगा जो पैरेलल में होता है,
1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 ये लगेगा, ठीक है। लेकिन E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब गरीब है, वो इस पैटर्न में E1R1 प्लस E2/R2 प्लस E3, याद रखिएगा ये लगेगा। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, R1 R2 R3, ठीक है ये, और ये इफेक्टिव इक्विवेलेंट बैटरी। हालांकि ये सॉल्व करना पड़ेगा तभी इक्विवेलेंट आएगा। और इसमें यदि कोई सेल पलट जाए, कोई सेल पलट जाए तो वही उसका ईएमएफ माइनस ले लेना इसमें भी, और ये इक्वेशन अनचेंज रहेगी, ये इक्वेशन अनचेंज रहेगी, ठीक है ना। यदि ये सारे सेल, अब मान लो इसी में एक केस और कि मान लो ये सारे सेल आइडेंटिकल है, मान लो देखो ये सारे सेल आइडेंटिकल है, सब आइडेंटिकल है और सब पैरेलल में है, सारे सेल आइडेंटिकल और सब पैरेलल में है। तो फटाफट बताइए आर 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 आर, तो आर इक्विवेलेंट तो डायरेक्ट ट्रिक लगाओ आर बाई एन, बोलो डायरेक्ट ट्रिक का काम ले सकते हैं ना, क्योंकि आर इक्विवेलेंट में पैरेलल वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो जब आर आर रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आर बाई एन हो जाएगा। ई इक्विवेलेंट बताइए क्या आएगा, किसी को याद हो डायरेक्ट तो? हाँ नमन को डायरेक्ट याद है, ई इक्विवेलेंट ई ही आ जाता है इसमें। सॉल्व बिल्कुल ठीक। तो मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, सभी ने आंसर दिया इसका। ये कमाल की बात है, ये कमाल की बात है कि ई इक्विवेलेंट ई ही आता है। ये किल इस वाले केस का है, लेकिन सुनना यदि एक भी सेल इसमें पलट गया तो नहीं होगा ये कहानी, ये वाली कहानी तब नहीं होगी, एक भी सेल पलट गया तो चलिए ये सेल की ग्रुपिंग हो गई। अब आ जाओ एक बार किरचॉफ लॉ और बताता हूं, फिर कल पूरा करा दूंगा इसको, ठीक है। किरचॉफ लॉ की कहानी एक बार उसको हैंड प्रैक्टिस करा देता हूं कैसे, एक बार रिवाइज जब मैं छुड़ाता हूं। देखिए सबसे पहले एक मैंने E1 कैपिटल R1 कैपिटल R3 E2 कैपिटल R2, ये एक सर्किट दे रखा है और आपसे कहा सर्किट में हर ब्रांच में करंट निकालो, हर ब्रांच में करंट निकालो। देखिए ठीक है, तो निकालेंगे तो पहले तो आप ब्रांच देखिए कितनी ब्रांच फील हो रही है, बताओ आप इसमें। देखो यदि करंट यहां चलेगी तो ये तो तय ना इतने में एक जैसी रहेगी, और यदि करंट इसमें कोई आती है तो इतने में एक जैसी रहेगी, क्योंकि यहां से यहां तक तो करंट को डिवाइड होने का मौका नहीं मिला। करंट को डिवाइड या तो यहां होने का मौका मिलेगा या यहां मिलेगा। इसका मतलब इतनी ब्रांच में एक जैसी करंट, इतनी ब्रांच में एक जैसी करंट, और इतनी ब्रांच में एक जैसी करंट रहेगी। तो मान लो करंट हमने यू फ्लो करा दी, माना इसमें यहां से यहां तक I1 करंट आ रही है, ये I1, यहां से यहां तक I1, माना यहां से लेके यहां तक I2 आ रही है, ठीक है। मे बी पॉसिबल कि हमारे एरो गलत भी हो, सुनो मे बी पॉसिबल कि हमारे एरो गलत हो, क्योंकि सपोज करो ये पावरफुल बैटरी हुई बाई चांस, तो पता है ये अपनी करंट को डोमिनेट कर देगा पूरे सर्किट में, मे बी पॉसिबल। लेकिन हम नन्हे मुन्ने बच्चे, तो हम वही जनरली फ्लो मानते हैं कि भैया बैटरी का पॉजिटिव निकालता है, ये मान के चलते हैं बैटरी का पॉजिटिव करंट निकालता है, पॉजिटिव निकालता है। मे बी एक्चुअल सर्किट में ये ट्रू ना हो, क्योंकि कोई डोमिनेंट बैटरी लग जाए तो वो इस करंट को चलने ही ना दे, वो अपनी करंट को चलाए, लेकिन अभी तो हमें नहीं पता ना। चलिए और फिर माना इसमें I3 करंट जा रही है, चलिए I3 करंट, तो वो यहां से यहां तक I3 होगी। तो पहला है जंक्शन लो, सबको पता है, रिवाइज करा रहा हूं बस, कि यहां पर ये जो जंक्शन होते हैं जहां पे दो या दो से ज्यादा करंट आती जाती है, ठीक है ना, मतलब कई सारी करंट मिलती जुलती आती है जाती, तो जितनी भी करंटों का सिग्मा होगा वो 0 होगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। जितनी भी करंट है, अब जैसे मैं इस जंक्शन पे ले रहा हूं तो 3 करंट है, 3 करंट है, इनका टोटल 0 होगा, 3 होगा I1 I2 I3। लेकिन आप सोचो मैथ की नजर से, यदि तीनों करंट पॉजिटिव होंगी, फाइनाइट पॉजिटिव, तो आंसर 0 कभी आ नहीं सकता ना, तो इसमें एक साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है हमें। अब साइन कन्वेंशन को मैं दोबारा से बता रहा हूं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए शायद इससे कंफ्यूजन खत्म हो। आप एक फिक्स कर लो अपने दिमाग में, साइन कन्वेंशन आप अपने रूल बना सकते हो। वैसे तो मैं जो पढ़ाता हूं, मैं ये पढ़ाता हूं कि जो जंक्शन की ओर करंट होगी वो प्लस होगी, जंक्शन की ओर इनवर्ट करंट, और जो जंक्शन को छोड़ के जा रही होगी उसे नेगेटिव लेना, इस तरीके से बताया है। तो चलो पहले वो बताता हूं। तो I1 जंक्शन की ओर आ रही है तो आप इसे प्लस लेंगे, I2 जंक्शन की ओर आ रही है इसे प्लस लेंगे, और I3 इधर जा रही है तो इसे माइनस लेंगे। तो दिस इज द स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन जो मैं पढ़ाता हूं। तो I1 प्लस I2 वहां ले जाओगे तो कितना हो गया,
इक्वल टू I3। लेकिन आप भूल चुके हो यार सर ने इनवर्ड क्या बताया था। तो बेटा आप ना क्या करिए, इधर लिखिए इनवर्ड और एक तरफ लिख लीजिए आउटवर्ड। आप अपनी तरफ से डिसाइड कर लीजिए, आप भूल भी गए तो आप डिसाइड कर लो कि नहीं 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 मैं, मतलब आपको बस ये देखना है कि ये दोनों साइन अपोजिट ले, इसे प्लस इसे माइनस ले सकते हो, इसे प्लस इसे माइनस ले सकते हो, तब भी वही आएगा यदि आप भूल गए हो तो मान लो नहीं मैं इसे प्लस इसे माइनस लूंगा, मैं भूल गया हूं, मान लो मेरा नाम है अभिषेक और मैं भूल गया हूं, ठीक है, तो इसे प्लस इसे माइनस ले लो तो नई घोड़ी नई चाल, ठीक है मान लो। तो अब मैं जो अभिषेक है जो भूल गया वो आउटवर्ड करंट पॉजिटिव लेगा, वो I3 को पॉजिटिव लेगा और I1 I2 को नेगेटिव लेगा, वो तब भी तो यही रिजल्ट जनरेट होगा। इसलिए साइन कन्वेंशन का डर तो हटा दो, ठीक है, साइन कन्वेंशन का डर। चलिए दूसरा, हालांकि मैं लूप लॉ में भी बताऊंगा, उसमें भी ये चॉइस आपको दूंगा, ठीक है ना, आप ही को दूंगा वो चॉइस। अब देखिए इस लूप लॉ को, सॉरी जंक्शन लॉ को ऐसे भी बोल सकते हो कि टोटल इनवर्ड करंट इक्वल टू टोटल आउटवर्ड करंट। बताओ टोटल इनवर्ड करंट कितनी है, I1 प्लस I2 और टोटल आउटवर्ड करंट I3, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन यदि आप ये यूज कर रहे हो टोटल इनवर्ड करंट इक्वल टू टोटल आउटवर्ड करंट, तब साइन कन्वेंशन नहीं यूज किया जाता कि आप फिर से साइन ले रहे हो। साइन कन्वेंशन यूज किया जाएगा इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में, जब आप सारी करंट को लेफ्ट में लिख रहे हो और राइट में जीरो लिख रहे हो, तब आप साइन कन्वेंशन का प्रयोग करोगे प्लस माइनस। लेकिन यदि आप ये यूज कर रहे हो कि नहीं मैं ऐसे अच्छा लगता है टोटल इनवर्ड करंट इक्वल टू टोटल आउटवर्ड करंट, तब आप साइन कन्वेंशन नहीं यूज करोगे, ये ध्यान रखना, भसड़ मत करना। अब जब ये हो जाए तो मैं यहाँ पे एक सलाह दूंगा, जैसे मैंने इसमें I1 करंट मानी, इसमें I2 मानी और इसमें I3 मानी, मेरे पास हो गए वेरिएबल 3। लेकिन यदि जंक्शन लॉ यहाँ पे आपको और भी प्रैक्टिस हो गई है कि I1 I2 ये, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर I1 प्लस I2 जंक्शन लॉ लगा लिया करती है। देखा आपने क्या किया मैंने, जब आप जंक्शन लॉ सीख गए हो, मैं उस बात की बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया है। तो अब क्या होगा, इसमें ना मात्र 2 वेरिएबल, आपको 2 इक्वेशन बना के काम हो जाएगा, थोड़ा इजी पड़ेगा यदि आप वही की वही जंक्शन लॉ यूज कर लोगे तो। समझ में आ गया, वही की वही जंक्शन लॉ यूज कर लोगे तो एडवांटेज मिलने वाला है। चलिए तीसरा है, चलिए मैं अभी फिलहाल इसे I3 लिख देता हूं, तीसरा नहीं दूसरा, लूप लॉ। लूप लॉ वो ये कहता है, मान लो मैंने इन पॉइंटों का नाम दिया A B C D E F। लूप लॉ ये कहता है किसी भी क्लोज लूप में, यानी यदि किसी सर्किट में की भी है, की लग रही है, तो वो भी क्लोज होनी चाहिए, यानी लूप लॉ लगेगा ही तब जब क्लोज सर्किट हो, ठीक है। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस लौट के आओगे तो जीरो होगा, ये तो आपको पता है, इसी फैक्ट पे तो सेकंड लॉ बेस्ड है कि वर्क डन अक्रॉस अ क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। तो जब वर्क डन किसी क्लोज लूप में जीरो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होता है। तो किरचॉफ ने बताया कि जैसे मैं किसी लूप में लूप ले रहा हूं A B E F A, A B E F A, तो इस लूप में पढ़ने वाले जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे, पोटेंशियल डिफरेंसेस जितने भी होंगे, उन सबका अलजेब्रिक सम जीरो आएगा। अब देखो यहां से यहां तक A से B तक चले, B से C तक चले, तो कुछ वोल्टेज R3 पे आएगा, वोल्टेज अक्रॉस R3, फिर यूं चलेंगे तो प्लस वोल्टेज अक्रॉस R1 भी आएगा, प्लस वोल्टेज अक्रॉस E1, इन तीनों का सम जीरो होगा। ये मैंने अभी नई लैंग्वेज में लिख दिया कि वोल्टेज अक्रॉस R3 प्लस वोल्टेज अक्रॉस R1 प्लस वोल्टेज अक्रॉस E1। अब आप यहां पे भी बुद्धि लगाइए, तीनों यदि पॉजिटिव होंगे तो सम जीरो थोड़ी नहीं हो जाएगा, तो यहां भी चलता है साइन कन्वेंशन, और यहां पर भी आपकी चॉइस है, ऐसी वाली चॉइस। लेकिन मैंने बताता हूं पहले कैसे पढ़ाया, मैंने ये पढ़ाया यदि आप लूप को मूव करते समय हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव कर गए तो पॉजिटिव लेना, और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहे हो तो नेगेटिव लेना, बस यही दो बात। यदि आप मूव करते वक्त पहले हायर पोटेंशियल पर थे फिर लोअर पोटेंशियल पर आ गए तो पॉजिटिव ले लेना, और पहले लोअर पोटेंशियल पर थे फिर हाई पोटेंशियल पर आए तो नेगेटिव लेना। और बाई चांस आप भूल जाते हो कि सर ने कैसे बताया, तो यहां आपकी चॉइस है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक प्लस एक माइनस लेना है। जब आप रैंडम क्वेश्चंस कर रहे होगे, नेट से भी करते हैं कुछ बच्चे ये, तो दिक्कत क्या होती है, यार ऋतुराज सर हमारे मास्टर ने तो कुछ और पढ़ाया, उसका कुछ और हो सकता है कि उनके टीचरों ने इसे माइनस इसे प्लस करके पढ़ाया हो, मे बी रिजल्ट तो सेम आएगा। तो इसलिए ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो इसलिए साइन का डर तो निकाल दीजिए। तो आइए पहले तो बताइए R3 पर वोल्टेज कितना होगा, मैं प्लस माइनस बाद में बताऊंगा, I3 R3, क्योंकि रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकाला जाता है। R1 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस पर,
कितनी करंट जा रही है, I1 R1, और इसके वोल्टेज, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E1। तो पहले मैंने साइन ये तीनों को 0 लिख दिया। अब लूप के अकॉर्डिंग फिर से चलिए, ए से बी चलिए, बी से ई चलिए। अब बी से ई जा रहे थे तो देखो करंट आपने यूं मानी हुई है सर्किट में, तो आपके हिसाब से ये हायर पोटेंशियल है और आपके हिसाब से ये लोअर पोटेंशियल है ना। तो बताइए मैंने क्या बताया, हायर से लोअर करोगे तो प्लस लेना है, तो ये हायर से लोअर गए हो तो ये वाला प्लस लोगे। ठीक है, चलिए नई घोड़ी नई चाल से हटाते, फिर यूं गए, कुछ है ही नहीं, यूं जा रहे हो। अब बताइए करंट यूं जा रही है, आपने जो मार्क करी है करंट, तो इसका मतलब इन दोनों में ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल हुआ, इन दोनों में। तो और आप लूप में भी किधर से किधर जा रहे हो, एफ से ए, तो आप यदि हायर से लोअर जा रहे हो तो ये प्लस लोगे। चलिए ये हो गया। अब तीसरे टर्मिनल, अब बैटरी में ये बेटा गौर से देखो, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये लोअर और ये हाई है, पर आपको लूप में एफ से ए ले जाना पड़ रहा है लूप में। तो अब जब आप एफ से ए जा रहे थे तो जब बैटरी को पार किया तो बैटरी के पहले लो पे थे फिर हाई पर हो गए, तो ये माइनस लेना पड़ेगा। आया समझ में। और आप यदि साइन भूल गए हो तो आप ये लिख देना, एक प्लस एक माइनस होता है, कोई सा भी सेट कर लेना, तो हो सकता है आप इन दोनों को माइनस मान लो, इसको प्लस, आंसर सेम आएगा। तो ये लूप लॉ है विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट किसी भी क्लोज लूप में वर्क डन 0 होता है। इलेक्ट्रिक याद आ गया बेटा, लूप लॉ। हो सकता है कि अब और कॉन्फिडेंस आएगा आपको। इक्वेशंस बनाइए, सवाल करिए, इक्वेशंस बनाइए, सवाल करिए। और इसमें यदि किसी करंट का साइन नेगेटिव आ रहा है तो घबराना नहीं है, नेगेटिव ही लिखेंगे उसको। बस उसका मतलब ये होता है कि करंट एक्चुअल में वैसे नहीं फ्लो हुई होगी, पलट के फ्लो हुई होगी। हाँ मेरा डायलॉग याद है, डायलॉग अच्छा, लूप लो, मास्टर ने लूट लो है नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। कल और मैं बीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा आप भी पढ़ लेना, पहले थोड़ा सा आप भी पढ़ लेना। इसके बाद आपको सवाल रैंडमली मैं कराऊंगा, कुछ आप पूछेंगे कुछ मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए।